बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले अमरीकी इलेक्शन पे बात कर देते हैं। और अमरीकी इलेक्शन मुकम्मल हो गया है जिस वक्त आप ये वीडियो सुन रहे हैं। कुछ जगहों पे मुकम्मल हो गया है, कुछ जगहों पे अभी मुकम्मल होगा। अमरीकी इलेक्शन में एक चीज़ हमने देखी, पहले मैं थोड़ा टेक्निकली आपको बता देता हूँ इसका रिजल्ट आएगा कैसे। अमेरिका में जो है वो 6 डिफरेंट टाइम जोन्स हैं। टाइम जोन का मतलब ये है कि टाइम का फ़र्क हो जाता है ना, जब आप एक जोन से दूसरे जोन में दाखिल होते हैं। क्योंकि ज़मीन गोल है तो वो सूरज के हिसाब से टाइम अपना अपना तय करते हैं तमाम मुल्क। कुछ मुल्कों में टाइम थोड़ा आगे चल रहा होता है 2-4 घंटे, कुछ में 2-4 घंटे पीछे चल रहा होता है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान और सऊदी अरब के टाइम में 2 घंटे का फ़र्क होता है। पाकिस्तान के साथ गल्फ़ के कुछ ममालिक हैं, उनके टाइम में 1 घंटे का फ़र्क होता है। कुछ मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे पाकिस्तान के और उन मुल्कों के टाइम में आधे घंटे का भी फ़र्क होता है। अमेरिका एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे 6 डिफरेंट टाइम जोन्स हैं। पाकिस्तान पूरा का पूरा जो है वो एक ही टाइम जोन के ऊपर है, लेकिन अमेरिका में 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स हैं। अलास्का टाइम है, सेंट्रल टाइम है, ईस्टर्न टाइम है, हवाई टाइम है, माउंटेन टाइम है और पैसिफिक टाइम है। नॉर्मली जो अमेरिका को हम लोग बाहर की दुनिया के लोग या हमारे एशियन रीजन के लोग जब उसको एस्टीमेट करते हैं या उसके टाइम के साथ अपने आप को कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग ईस्टर्न जो टाइम जोन है उनका, अमेरिका का वो वाला टाइम हम देखते हैं। तो अमेरिकन टाइम के मुताबिक 7 बजे 8 बजे रात को उनके टाइम के मुताबिक रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान का टाइम अगर आप देखें तो सुबह 5 बजे हमारे यहाँ पे 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे ऐसे ही रिजल्ट आगे बढ़ेगा। तो जो अमेरिका के अंदर आखिरी वोट पड़ने का टाइम है, टाइम जो मुकम्मल हो जाएगा, वोटिंग बंद हो जाएगी, वो टाइम अगर आप उनके अपने एक टाइम के साथ जो उनका ईस्टर्न टाइम है उसके साथ आप देखें तो वो 7 बजे से शुरू होके तो वो 1 बजे तक जाएगा। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि अमेरिका के अंदर वोटिंग एक ही वक्त में पूरे मुल्क में बंद नहीं हो रही, इसके अंदर 5-6 घंटों का फ़र्क है वोटिंग बंद होने का। इसी तरह जो नताइज आएंगे वो भी ग्रेजुअली आएंगे। अब वहाँ पे जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है ऑटोमेटिक, तो रिज़ल्ट ज़रा जल्दी आ जाते हैं। नॉर्मली ये होता है कि अमेरिका में जब इलेक्शन होते हैं तो रात को लोग सोते हैं तो सुबह तक रिज़ल्ट आ गए होते हैं। तो बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ी दूर दूर से भी रिज़ल्ट आते हैं, कई जगहों से रिज़ल्ट आने में ज़रा ताख़ीर भी हो जाती है। तो अमेरिका में 15 रियासतें ऐसी हैं जिनमें एक से ज़्यादा टाइम जोन भी है। मैंने आपको बताया ना पहले 6 टाइम जोन अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका की 15 रियासतें ऐसी हैं जिनमें एक से ज़्यादा टाइम जोन है। अब ये जो रिज़ल्ट आएगा ये पाकिस्तान टाइम के मुताबिक सुबह कोई 5 बजे या 6 बजे शुरू होगा और पाकिस्तान में कुछ दोपहर तक ये रिज़ल्ट आता रहेगा अमेरिका का। दोपहर तक तकरीबन सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। देखें जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को जीतना है उन स्टेट में तो डोनाल्ड ट्रंप जो रिपोर्टें आ रही हैं वो तो क्लियरली आगे जा रहे हैं, धड़ाधड़ लोग निकल रहे हैं और नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को वोट डाल रही है। ख़वातीन की तादाद जो है वो कुछ कमला हैरिस की तरफ जो है वो राग़िब है। जहाँ पे रिपब्लिकन्स को जीतना है वहाँ डोनाल्ड ट्रंप को वोट पड़ रहे हैं, जहाँ पे डेमोक्रेट्स को जीतना है वहाँ कमला हैरिस को वोट पड़ रहे हैं। तो वो दोनों तो क्लियर जा रही हैं, वहाँ कोई किसी किस्म का अपसेट नहीं है। लेकिन जो स्विंग स्टेट्स हैं, कुछ ऐसी रियासतें हैं जहाँ पे जो नताइज हैं वो फैसला कुन होते हैं और पता चल जाता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। 270 वोट एक्चुअली इकट्ठे करने हैं, दोनों में से एक जो भी इकट्ठे कर लेगा वो अमेरिकन सदर बन जाएगा। अब ये जो स्विंग स्टेट्स हैं यहाँ पे मुतज़ाद इतलात आ रही हैं। कुछ जगहों से डोनाल्ड ट्रंप के लिए रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आ रही हैं, कुछ जगह से डोनाल्ड ट्रंप के लिए अच्छी नहीं आ रही रिपोर्ट, कैमला के लिए अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब ये दोनों तरफ के जो हामी हैं वो दावे कर रहे हैं। मीडिया की बड़ी तादाद क्योंकि डेमोक्रेट्स की तरफ रहती है ज़्यादातर, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज़ सारी उन रियासतों में होती है जहाँ पे डेमोक्रेट्स तगड़े हैं, तो मीडिया का फोकस हमेशा डेमोक्रेट्स की तरफ रहता है। तो वो मीडिया के ऊपर जो ज़्यादातर है वो आपको हर इलेक्शन में ये बताते हैं, लेकिन रिपब्लिकन जो हैं वो सरप्राइज़ करते हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी सरप्राइज़ किया था। इस मरतबा जो अमेरिका से इंडिपेंडेंट तज्ज़ियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के इम्कान ज़्यादा हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये जो इलेक्शन है ये वो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा ये बात कही कि इस मरतबा हमारा मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट के साथ है और हम इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देने का हमें मौका मिला है और हमें ये शिकस्त देनी होगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो रिपब्लिकन्स का मुकाबला है या अपना जो मुकाबला है उसको एक इलेक्शन टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है और ये बड़ा मकबूल हुआ उनका नारा, इस वजह से उन्हें वोट भी बहुत ज़्यादा पड़ रहे हैं। अब देखते हैं जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे मैं आपको एक अर्ली वीलॉग करूंगा, जैसी सिचुएशन क्लियर होगी तो आपको बताएंगे कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। अब आ जाए कुछ और खबरें हैं मेरे पास पाकिस्तान के अंदर से, लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि देखें पूरे अमेरिका में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद ही नहीं हुई।
पूरे अमेरिका में इंटरनेट भी नहीं बंद हुआ, पूरे अमेरिका में उम्मीदवार भी नहीं उठाए गए, पूरे अमेरिका में जिस तरह पाकिस्तान में धांधलियाँ रिपोर्ट हो रही थी वहाँ पे नहीं हो रही, वहाँ पे उस किस्म की कार्रवाइयाँ नहीं हुई, कोई बंदे अगवा नहीं हुए, कोई जबरी गुमशुदगियाँ नहीं हुई, कोई चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं हुआ, कोई जुल्म ज्यादती जबर के वाक़यात नहीं हुए, और इलेक्शन भी हो रहा है देखें इतने बड़े मुल्क में। तो यहाँ आपको पता चल जाता है कि पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया, या पाकिस्तान की तरह के जो मुल्क हैं जहाँ पे इलेक्शन ठीक नहीं होते वो मुल्क पीछे क्यों रह जाते हैं। एक्चुअली होता यह है कि हमारे जैसे मुल्कों में एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर होती है, गरीब मुल्क है तो गरीब घरों से लोग आते हैं, आकर सीटों के ऊपर कुर्सियों के ऊपर बैठ जाते हैं, फिर उनको बहुत ज़्यादा ताकत मिल जाती है, तो वो अपने मुल्क से ज़्यादा अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो फिर पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ऐसे फैसले करती है जो अवाम की मर्जी के खिलाफ होते हैं, और उसकी वजह से ये मुल्क पीछे जाना शुरू हो जाते हैं। अब अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट भी इस दफ़ा पंगा कर रही है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, देखे वहाँ पे क्या नतीजा निकलता है। नतायज जैसे आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान में जो बड़ी खबर है वो ये है कि जनाब कुछ लोगों के दावे सामने आए, वो मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को, ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ पाकिस्तान की तारीख में, बल्कि दुनिया की तारीख में शायद ये अनोखा वाक़या है कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उन्होंने एक बेंच बना दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। यानी सुप्रीम कोर्ट का बेंच सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगी ना, सुप्रीम कोर्ट का बेंच जो है वो आम लोगों ने बना दिया, अवामी मुंतखब नुमाइंदों ने बना दिया। और आपको हैरत की बात बताऊं वो ये है कि इस बेंच के बनने में जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को एक भी जज ने सपोर्ट नहीं किया। वहां 4 जजेस मौजूद थे, एक भी जज ने सपोर्ट नहीं किया, एक भी जज को ऐसा नहीं लगा कि हमारा ये जो साथी जज है जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, इनके अंदर ये कैपेसिटी है कि ये बने आईनी बेंच के सरबराह। तो उन्हें किसी ने वोट नहीं दिया, लेकिन जिस अकेले जज ने उन्हें वोट दिया वो खुद थे। ये नहीं अंदाजा करें, उन्होंने अपनी सीवी खुद ही देखी। ये अबूदर सलमान न्याजी साहब ने इसको ट्वीट भी किया हुआ है। वो ये कह रहे हैं उन्होंने अपनी सीवी का जायजा लेकर खुद ही फैसला किया कि मैं बेहतर हूं इस काम के लिए, तो अपने आप को वोट डाल दिया। तो अपने आप को वोट डाल के वो बन गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के सरबराह। और उनके तीनों साथी जजों ने कहा नहीं जी इस काबिल नहीं है। चीफ जस्टिस ने भी कहा, यानी तीनों साथियों ने अदम एतमाद का इजहार किया। और उनको बनाने के अंदर फिर किरदार किसने अदा किया? जो लोग जुडिशरी के बाहर से आए हो। यानी अंदर से जुडिशरी को लगता है कि आईनी बेंच का सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन को नहीं होना चाहिए, लेकिन जुडिशरी के बाहर के जो लोग हैं, जो बेनिफिशरी है सारे खेल के, उन्हें लगता है कि इनको ही बनाना चाहिए। अब लोग ये कह रहे हैं कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो हैं वो काजी फायद ईसा प्रो मैक्स हो सकते हैं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि फैसले जो हैं वो बाहर बैठ के काजी साहब वर्क फ्रॉम होम करेंगे और वो लिखेंगे और यहाँ पे वो फैसले सुनाए जाएंगे। अब वल्लाह आलम क्या होगा, लेकिन ये जो हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ। इसके बारे में कोई अच्छा शगुन नहीं है। वकला भी इसको ऐसे ही बोल रहे हैं। जितने सहाफ़ी काम करते हैं कोर्ट्स में वो कह रहे हैं जी अच्छी मिसाल कायम नहीं की गई। अब एक चीज़ और है, फवाद चौधरी साहब ने उसकी तरफ निशानदेही की है और ये इंपॉर्टेंट है। देखें, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये एक अच्छी एग्जाम्पल सेट नहीं की गई, ये जो कोटा सिस्टम वाला मामला किया गया है। ये देखकर इंतहाई अफसोस होता है कि सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस को कोटा सिस्टम पर बनाया जा रहा है। ये वफाक को नुकसान पहुंचाने की एक कोशिश के सिवा कुछ नहीं है। आने वाले दिनों में इसके शदीद मनफी असरात देखने को मिलेंगे। देखिए 6-6 से बराबर हो गया था, ये क्लेम कर रहे हैं लोग। जर्नलिस्ट भी ये क्लेम कर रहे हैं कि 6-6 से बराबर हो गया था मामला। और मैं विश कुमास खान साहब का मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ ट्वीट। उन्होंने कहा जी कि जस्टिस अमीनुद्दीन ने आईनी बेंच का सरबराह बनने के लिए खुद को वोट दिया, वरना 6-6 वोट बराबर थे, ये उन्होंने क्लेम किया। अब मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बार का इलेक्शन ठीक तरीके से लड़ लेती, ये मैं आपको फिर कह रहा हूं, बार का इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सुनहरी मौका था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में अपना सदर ले आते। सारा माहौल उनके हक में था, लेकिन चंद दिन पहले ये जागे सो के, और हुकूमत इसके लिए 3-4 महीनों से तैयारी कर रही थी कि उनको आइडिया था कि ये एक वोट उनके बहुत काम आएगा। तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर जोर लगाया नहीं। हालांकि हुआ ये कि हामिद खान साहब की मुखालफत में तहरीक इंसाफ के अंदर कई लोगों ने, शहबाज गिल साहब इसका एतराफ़ कर चुके हैं, वो ये एतराफ़ कर चुके हैं कि हमारे अपने लोगों ने, उन्होंने फवाद चौधरी का नाम लिया, उन्होंने न्याजी साहब हैं मैंने उनका नाम लिया, उन्होंने और लोगों का नाम लिया। शेर अफजल मरवत साहब ने अपने मुंह से कहा जी कि मेरे पास तो 30-40 वोट थे, मैं चाहता तो वो डलवा देता, मैंने वोट ही नहीं डलवाए, और मैंने इसलिए नहीं डलवाया कि हामिद खान था दूसरी तरफ। तो अगर ये मेहनत करती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात को समझती और तहरीक इंसाफ इस इलेक्शन को ठीक तरीके से लड़ती,
तो ये ऐन मुमकिन था कि आज एक वोट और तहरीक इंसाफ के पास होता और यहाँ पे सिचुएशन कोई और बन जाती और जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो आईनी बेंच के सरबराह ना बनते। अब जनाब जस्टिस याह्या अफरीदी साहब क्या बन चुके हैं, इसके बारे में अजहर मशवानी साहब ने बड़ा सिंप्लीफाई किया है। मैं वही पढ़ के आपको सुनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके बारे में राय दे रहे हैं कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की अपनी पावर क्या रह गई है या उनका अपना इख्तियार क्या रह गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस आईनी बेंच के बनने के बाद। अब वो ये कह रहे हैं कि चीफ मजिस्ट्रेट याह्या अफरीदी साहब की हैसियत आज आइन के औराक में पकोड़े रख के बेचने की रह गई है। अब वो सिर्फ तलाक, हलाले और जायदादों के फैसले करेंगे और जिस गैर आइनी बेंच का रास्ता उन्होंने बनाया है वहाँ हुकूमती बेंच हुकूमती इक़दामात के हुकूमती मंशा के मुताबिक फ़ैसले देंगे। 26वीं आइनी तरमीम का आइन का जनाजा थी, आज आइन की बाकायदा तदफीन हो गई है। अब डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रद्द-ए-अमल क्या आता है। देखिए, एक डिसीजन हुआ है 31 तारीख को, और वो ये हुआ है कि फुल कोर्ट सुनेगा 26वीं आइनी तरमीम के मामले को। ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बैठी थी कानून के मुताबिक। उस कमेटी ने यह फैसला किया था कि इस हफ्ते के अंदर केस लगाया जाएगा और केस लगाया जाएगा कि 26वीं आइनी तरमीम सही है या गलत है, और ये जो बेंच बनेगा वो पूरा सुप्रीम कोर्ट मिलकर बैठेगा, फुल कोर्ट बैठेगा। ये जनाब फैसला हो गया था और ये होना चाहिए कानून के मुताबिक। लेकिन अब एक नया आइनी बेंच बना दिया गया। सवाल यह है कि एक आइनी तरमीम के नतीजे में एक आइनी बेंच बना है, अब वो आइनी तरमीम गलत करार दी जा रही है, तो क्या बाद में बनने वाला आइनी बेंच उस आइनी तरमीम का केस सुन सकता है? सिंपल, नहीं सुन सकता। वजह यह है कि दिस इज कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जो उसके बेनिफिशरी हैं वो कैसे ही वो केस सुन सकते हैं। जब एक आइनी तरमीम ही गलत है तो उसके नतीजे में बनने वाला जो बेंच है वो उस आइनी तरमीम के सही या गलत होने का फैसला कैसे करेगा? ये जनाब एक बड़ा सवाल है। ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से मैं एक खबर आपको देता हूं। एक तो इनको झूठ बोलने की बहुत ज्यादा आदत है ख्वाजा साहब को। इस उम्र में भी ना अगर कोई झूठ बोले तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनको कुदरत की तरफ से कोई बद्दुआ है, या ऐसा लगता है कि कुदरत की तरफ से कोई सजा है कि आप सच बोल ही नहीं सकते। यानी ख्वाजा आसिफ साहब ने नया क्लेम कर दिया कि इमरान खान साहब पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए रास्ता बना रही है और इमरान खान साहब पाकिस्तान से भागना चाहते हैं। देखें, यही तो ख्वाहिश है सारी की सारी पीडीएम सरकार की और उनके सहूलतकारों की कि इमरान खान साहब किसी दिन हार मान के अस्पताल पहुंच जाएं और वहां से पाकिस्तान से बाहर निकल जाएं। ये फार्मूला नवाज शरीफ साहब का है, ये फार्मूला बाकी सियासतदानों का। इमरान खान साहब इस फार्मूले पे नहीं आ रहे और यही सबसे बड़ी ख्वाहिश है, क्योंकि अगर इमरान खान ने ये किया तो उनको एक पॉलिटिकल डैमेज होगा जो इमरान खान नहीं होने दे रहा है। और ये सब चाहते हैं कि इमरान खान को वो वाला पॉलिटिकल डैमेज हो जाए ताकि इमरान खान साहब के पीछे जो बाकी सारे लोग हैं पाकिस्तान के आम आदमी, वो मजीद मायूस हो जाए और इसी सिस्टम के आगे नौकरी कर ले, सर फेंक के आगे बढ़ता जाए। मुल्क का तो जो हाल इन्होंने करना था वो कर दिया। ख्वाजा साहब झूठ बोलते हैं, इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। ये मेरे सामने मौजूद है। ये ख्वाजा साहब का एक ट्वीट है, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं। कहते हैं कि इमरान खान का टोला कई माह से सैकड़ों टीवी प्रोग्राम्स में कहते रहे कि फ़ायद ईसा का मकसद मुलाजमत में तोसी है। वो अपने वक्त पर रिटायर होकर चला गया। अगर इनमें शर्म और हया होती तो डूब मरने का मुकाम था। जब सारे बेहया एक पार्टी में इकट्ठे हो जाएं तो गैरत दिलाना भी वक्त का ज़िया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा यह बात 27 अक्टूबर को, कादी साहब के रिटायरमेंट के 2 दिन बाद। अब आज ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे और मोहम्मद मालिक साहब वो प्रोग्राम कर रहे थे। उस प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया और उन्होंने कहा कि जी जो असली ड्राफ्ट था हमारे पास उसमें चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाई गई थी। यानी आज खुद ही अपनी बात को झूठ कह दिया। पहले कह रहे हैं कि जी वो तो रिटायर हो रहा था, देखें वो चला गया तो इनको डूब मरना चाहिए। अब खुद कह रहे हैं कि नहीं, वो सच कह रहे थे, वाकई में एक्सटेंशन का हमारा इरादा था। और कादी साहब ने जो सहूलतकारी की है वो तो पूरे पाकिस्तान को पता है। 3-4 तो एमएनए तोड़ के दिए, पीटीआई के वहां से तोड़ के लाके उनको पीएमएलएन में करवाया कि पीटीआई वाले फारिग कर दिए रीकाउंटिंग में और पीएमएलएन वाले जो है वो जितवा दिए। हैरत की बात यह, जब भी रीकाउंटिंग होती है 10 से 15 हज़ार वोट पीटीआई का जाली निकल आता है और कभी किसी रीकाउंटिंग में नून लीग का वोट जाली नहीं निकलता। एक भी सीट पूरे पाकिस्तान में रीकाउंटिंग में पीटीआई के अलावा कोई और फारिग नहीं हुआ। ये जितने एमएनए की सीटों के ऊपर हुई रीकाउंटिंग, एक भी सीट में पीटीआई के अलावा कोई और फारिग नहीं हुआ। जितने बंदे फारिग हुए सारे पीटीआई के फारिग हुए। और कादी साहब ने बड़ी सहूलतकारी की। 63A वाली कम सहूलतकारी थी, ये भी उन्होंने की है। तो ख्वाजा साहब ने अपना झूठ खुद पकड़ा है, किसी और ने नहीं पकड़ा।
एक खबर और नादरीन, जिन लोगों ने आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं दिया, जिन्हें बड़ा दबाव था पाकिस्तान में इदारों की जानिब से, उनको अब निशाने इबरत बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। काजी फायद ईसा के दौर का तसलसल चल रहा है। जस्टिस याया अफरीदी के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अभी भी उसी तरह MNAs के साथ, अरकान असम्बली के साथ वही सलूक किया जा रहा है। ख्वाजा शराज साहब को अगवा कर लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दावा किया कि उनके MNA ख्वाजा शराज को अगवा कर लिया गया उनके इलाके से और उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि उन्हें जो अगवा किया गया वो एजेंसियों की जानिब से किया गया है। ये जनाब ख्वाजा शराज साहब की खबर है। इम्तियाज़ चौधरी साहब के बार बार घर पे अटैक किया जाता है। इम्तियाज़ चौधरी साहब के भाई ने बताया कि गांव में उनकी 100 साला वालदा हैं और जो बड़ी खुशी के साथ जो फसल भी वहाँ पे गांव में उनके पास होती है, क्योंकि इनका और भी कारोबार है, तो वो उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो गरीबों में बांटती हैं। तो इनकी चावल की फसलें तैयार थी, उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया है। वहाँ लुटमार मचा दी गई है, बहुत खौफ व हरास और दहशत फैला दी गई है। ये उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं सिर्फ ये दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह इन सबको राह रास्त पर लेकर आए। ये तो एक और चीज़ है। और बाकी सबके साथ भी सादुल्ला बलोच के घर के ऊपर अटैक किया गया है और घर जो है वो ऐसा लगता था कि एक जंग का मंजर पेश कर रहा है, जो उनके घर के अंदर सूरत-ए-हाल पैदा कर दी गई है, उधम मचा दिया गया उनके घर में। ये सादुल्ला बलोच साहब है। बाकी सबके साथ भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। जिन्होंने इदारों का दबाव कबूल नहीं किया या जो लोग ज़बरदस्ती वोट डालने पर आमादा नहीं हुए, उन तमाम लोगों को अब निशाने इबरत बनाया जा रहा है ताकि आइंदा के लिए लोगों को जो है वो इस बात का एहसास रहे कि जब उन्हें कहा जाए तो वो अच्छे बच्चों की तरह वोट डाल दें। तो नादरीन, काजी फायद ईसा साहब के दौर का तसलसल तो चल रहा है, वो तो अभी रुका नहीं है। एक खबर और नादरीन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत ये लोग कहते हैं पाकिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। एक रिपोर्ट है, ये रज़ी ताहिर साहब है जर्नलिस्ट, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है। मैं आपको इस इन्फॉर्मेशन का सिर्फ छोटा सा हिस्सा पढ़ के सुनाऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा। कुछ बिजली के हवाले से खबरें अगले वीलॉग में बताऊंगा आपको मैं, नहीं अगले वीलॉग में तो आपको मैं अमेरिका के हवाले से बताऊंगा, फिर उससे अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब 2019 में इमरान खान साहब के दौर में जो बैरूनी सरमायाकारी आई थी पाकिस्तान में, वो 2.8 अरब डॉलर थी, लगभग 3 अरब डॉलर के करीब। 2020 में जब कोरोना वायरस था, तब जो सरमायाकारी आई थी बाहर से, वो 2.06 अरब डॉलर थी। 2021 में जब कोरोना खत्म हुआ तो कुछ और बढ़ गई, तब भी कोरोना ही चल रहा था 2021 में भी, आपको याद होगा अच्छी तरह। वो फिर 2.15 अरब डॉलर हो गई। 2022 में जब शहबाज शरीफ साहब वगैरह ने इक़्तिदार पे कब्जा कर लिया तो एकदम कम होके 1.46 अरब डॉलर हो गई। 2023 में 1.82 अरब डॉलर हो गई। और अब इस साल सितंबर तक का जो डाटा आया उसमें आधा अरब डॉलर भी नहीं हुआ अभी तक, यानी 380 मिलियन डॉलर, 1000 मिलियन डॉलर का 1 अरब डॉलर होता है। तो यहां पे 380 मिलियन डॉलर्स, यानी जितना इमरान खान साहब के दौर में हो रहा था उसका 10वां हिस्सा इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान में आया है साल के पहले 9 महीनों में। बाकी 3 महीनों में और कितना आ जाएगा, यानी इमरान खान के दौर से आधे से आधी इन्वेस्टमेंट हो गई है। और उस दौर में कोरोना वायरस चल रहा था, यह भी याद रखिएगा। अगर वो कंटिन्यूटी होती तो शायद पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी मजीद बढ़ जाती। बहरहाल इस वीलॉग को यहां पे रोकते हैं, अगले वीलॉग में आपको अमेरिकन इलेक्शन का बताते हैं, जरा थोड़ी सी सूरत हाल वाज़ेह हो जाए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।